हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उपेंद्र प्रताप सिंह। आशा करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, घर पर सेफ होंगे और खुश होंगे। देखिए, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आ रहा हूँ, एक मैं पूरी सीरीज निकाली है, वो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। और एनवायरनमेंट ऑइंटमेंट फॉर यूपीएससी। देखिए, यूपीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। हमें पता है कि उसका वास्ट सिलेबस होता है, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं उसमें। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, इकोनॉमी है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। और सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको हम छोड़ें। हिस्ट्री हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। बट एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स करके आता है। मतलब कि एनवायरनमेंट के अंदर आप ज्योग्राफी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर आप साइंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर आप टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है एनवायरनमेंट से। तो इसीलिए एनवायरनमेंट एक तरीके का मरहम है। यूपीएससी वाले यूपीएससी जो यूपीएससी अटेम्प्ट कर रहे हैं एस्पायरेंट जो हैं, आईएएस वाले जो एस्पायरेंट्स हैं, या सिविल सर्विसेज वाले हो गए, या स्टेट पीसीएस वाले स्टूडेंट्स हो गए, उनके लिए एक तरीके का ये मरहम है। क्योंकि अगर आपने एनवायरनमेंट नहीं करा तो आप काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे। इवन करंट अफेयर जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा लेवल पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड आते हैं, साइंस से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी फैक्चुअल भी होते हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट वाले भी होते हैं। और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप क्वेश्चन को हिला पाएँ। क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आते हैं कि वो फैक्ट्स को भी इन्वॉल्व रखता है उसमें, और कॉन्सेप्ट्स को भी मिक्स करके रखता है। स्टेटमेंट वाइज होते हैं क्वेश्चंस, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो हमें हर चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फैक्ट्स की भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और साथ के साथ जो करंट में चल रहा है, जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, जो जो कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, जो तैयार है, बेसिक्स हैं, वो भी पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो पूरा सीरीज आपकी चलेगी वो है एनवायरनमेंट की ऑइंटमेंट फॉर यूपीएससी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। जिसके अंदर मैं क्या कवर करने की कोशिश करूंगा, पूरी जून 2019 से लेके अप्रैल 2020 तक के करंट अफेयर, जो भी टॉपिक्स उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो भी टॉपिक उसके अंदर आ रहे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी से रिलेटेड हो, चाहे वो शंकर आईएएस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक हो, सब उसका करंट अफेयर इंक्लूड होगा उसके अंदर। प्लस उसके साथ साथ उसका बेसिक इन्वॉल्व होगा। उसके साथ साथ जो शंकर आईएएस की बुक है उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी इन्वॉल्व रहेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन होंगे उसमें जो जो चीज़ आती जाएंगी वो सब मैं आपको करवाता जाऊंगा। ठीक है, इसमें जो मैं आपको जिस तरीके से मैं करवाने की कोशिश करूंगा वो ये तरीका रहेगा कि आपका एमसीक्यू लेवल भी आपका बेस्ट रहे, मतलब कि आप ऑब्जेक्टिव तरीके से किसी आंसर को फाइंड कर पाए, और साथ के साथ आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज भी उस रिलेटेड टॉपिक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो जून 2019 से लेके अप्रैल 2020 तक काफ़ी सारे हो गए पूरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आपके लिए, तो ये आप ज़रूर देखिएगा। तो अब देखिए कि आप जब अपना सिलेबस देखेंगे, यूपीएससी का जो सिलेबस है, आप प्रिलिमिनरी प्री एग्जाम के लिए आप सिलेबस उठाएंगे, तो उसमें साफ साफ दे रखा है कि एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपको जनरल इश्यूज के बारे में पता होना चाहिए। अब जनरल इश्यूज का मतलब क्या हुआ, जो करंट अफेयर्स हैं। अब करंट अफेयर भी कैसे हिलेंगे, आप करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको करने हैं तो उसके लिए बेस पता होना बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर है उसका एक ऑप्शन होगा, साथ के साथ उसका बेसिक का एक आंसर एक ऑप्शन होगा। तो आपको सब याद पता का होना चाहिए, तभी जाके आप वो आंसर आपका सही हो पाएगा। तो आप देख रहे हैं आपकी प्री में ये पूरा टॉपिक रहेगा। अब देखिए, ये तो ऊपर से बस लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज। बट आप देखेंगे ना, इसके अंदर हिडन टॉपिक्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब कई सारे हैं, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो बस ऊपर की हेडलाइन है, जनरल इशू है। इसके अंदर भाई सब डिवीजन भी हो रखे हैं जो आपको नहीं दिख रहे हैं। वो आपको कैसे पता चलेंगे, जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे, जब आप यूपीएससी की तैयारी ढंग से करेंगे। बच्चा जब करता है तो वो करंट अफेयर पढ़ता है, वो समझता रहता है कि सिलेबस क्या है और क्या कहना चाह रहा है, क्या डिमांड है उसकी। फिर आप उसके साथ साथ जब आप सेकंड पेपर, जो आपका मेंस का पेपर है, उसमें आप जीएस थर्ड पेपर उठाएंगे तो उसमें टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पूरा सब्जेक्टिव पेपर है वो, डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो ये भी भाई हमारा एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट का रोल होता ही है। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट में जो प्रॉब्लम आएंगी, फॉर एग्जांपल किसी भी, जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन है, तो उसको सही करने के लिए टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व है। तो सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट पे बहुत आपको मेंस राइटिंग में लिखने के लिए आता है, बहुत हमेशा आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी बेसिक नॉलेज इसमें होना, अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बेसिक नॉलेज बढ़ेगी कैसे,
आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, एनसीईआरटीज में पैसा खर्च करना बहुत ही जरूरी है, बिल्कुल खर्च करिए, अपनी एक बुक खरीदिए, प्रॉपर पीडीएफ, मैं तो कह रहा हूँ पीडीएफ भी मत लीजिए, एक प्रॉपर बुक, हाथ में एक बुक होती है, एक पेन होता है, एक मार्कर होता है, उससे आप अंडरलाइन करिए, टिक करिए, सबसे बेस्ट तरीका वही होता है, समझ में भी उससे अच्छा लगता है। पीडीएफ से आप आंख फोड़ेंगे, वैसे भी पीडीएफ पढ़ने के लिए बहुत चीजें हैं आपके पास, आपको ये वीडियोस देखनी होती है, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जिनकी आपको वीडियोस देखनी होती है, आंख फोड़नी होती है। तो सबसे अच्छा है कि आप बुक रखिए, एनसीईआरटीज की कम से कम बुक रखिए अपने पास, उसमें टिक करिए, अंडरलाइन करिए, प्रॉपर तरीके से उसका काम करिए। ठीक है, अब देखिए, जब आप देखेंगे हमारा यूपीएससी का पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो उसका आप ट्रेंड अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इकोलॉजी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि 2011 में 21 क्वेश्चन आए हैं टोटल। अब ये 21 क्वेश्चन बहुत सारी फील्ड से हो सकते हैं, बट किसके होंगे, किसके अंडर में होंगे, एनवायरनमेंट के अंडर में। जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गए, या साइंस या टैक्स से रिलेटेड हो गए, या काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, इसमें करंट अफेयर भी होते हैं। करंट अफेयर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के 21 क्वेश्चन होते ही होते हैं जब 2011 में आए थे। उसके बाद आप देखेंगे लेवल बढ़ता जाएगा, क्वेश्चंस का अमाउंट बढ़ता जाएगा। 2012 में 23 क्वेश्चन आए, 2013 में 22 क्वेश्चन आए, 2014 में 31 क्वेश्चन आए। देखें आप कितने सारे, 31 क्वेश्चन आए। बट उसके बाद थोड़ा ग्राफ थोड़ा नीचे हो गया। 2015 में 13 क्वेश्चन, 16 में फिर 10 क्वेश्चन, 17 में फिर 15 क्वेश्चन, 18 में 13 क्वेश्चन, और 19 में आए थे इस बार 21 क्वेश्चन। कुल मिला के 21 क्वेश्चन कैसे, करंट अफेयर, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस और टैक्स सब मिला के जो एनवायरमेंट का पार्ट है, एग्रीकल्चर जो एनवायरमेंट का पार्ट है, जैसे कि जेनेटिक जीएम क्रॉप्स होती है, ठीक है, उस हिसाब से। तो सारा किसके अंदर कितने क्वेश्चन आ गए टोटल, कुल मिला के 21 क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कि ट्रेंड कैसे शुरू हुआ, पहले नीचे से 21 से, फिर ऊपर बढ़ा, ऊपर बढ़ा, ऊपर बढ़ा, 21, 31 तक, फिर थोड़ा नीचे गिरा, नीचे गिरा। तो भाई आप है ना कभी इमेजिन नहीं कर सकते, आप खुद पहले से प्रिटेंड नहीं कर सकते कि यूपीएससी अब क्या देगी क्या नहीं देगी, बट हाँ थोड़ा थोड़ा हम एनालाइज कर सकते हैं ट्रेंड के हिसाब से। तो ट्रेंड के हिसाब से ये देखा जाएगा कि पिछली बार क्वेश्चंस ठीक आए थे, बहुत ज्यादा नहीं आए थे, 21 क्वेश्चन थे, ठीक क्वेश्चन थे। ठीक है, हो सकता है इस बार ज्यादा क्वेश्चन आए, और चांसेस हमेशा ये रहते हैं कि करंट अफेयर में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, आप जब साइंस को उठाएंगे, एनवायरमेंट को उठाएंगे, तो टॉपिक इस बार जो चल रहे हैं हमारे करंट में वो इसी से रिलेटेड चल रहे हैं। कोरोना वायरस हो गया, कोविड-19 हो गया, तो एक एनवायरमेंट का ही पार्ट है वो। ठीक है, तो क्वेश्चंस बनना काफी सारे बनते ही बनते हैं, तो आपको इसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो एनवायरमेंट का पूरी सीरीज रहेगी मेरी, तो आप इसके साथ जुड़े रहिएगा और समझते रहिएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। पूरी डीप नॉलेज मैं आपको प्रॉपर दूंगा। ठीक है, जो भी आपको कमी नज़र आएगी मेरे में या मेरे लेक्चर्स में, जो भी प्रॉब्लम आपको नज़र आएगी, वो आप मुझे कमेंट करके समझाइएगा, कमेंट करके बताइएगा, तो वो बिल्कुल रेक्टिफाई करी जाएगी आपके लिए, आपके अनुसार। ठीक है, आज मैं टॉपिक जो शुरू करूंगा, आज बस मैं एक टॉपिक शुरू करूंगा, क्योंकि ये मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो मैं जो टॉपिक शुरू करूंगा वो बस एक ही है। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट लेके आऊंगा तो मैक्सिमम 5 टॉपिक्स, या उससे कम अगर आएंगे तो 4 या 3, बस 5 से ऊपर कोई टॉपिक नहीं होगा एक लेक्चर में, जैसे कि आप भी परेशान ना हो और मैं भी परेशान ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा अगर मैं लेक्चर बना दिया तो आप भी पढ़ेंगे नहीं और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो मैं एक माइक्रो टीचिंग के हिसाब से छोटे छोटे लेक्चर्स आपके लिए बनाऊंगा, जिसके अंदर 5 टॉपिक होंगे। उसके अंदर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। कैसी नॉलेज, ऑब्जेक्टिव टाइप जो आप एमसीक्यूज कर सकें, प्री में भी जो आपके काम आए, और थोड़ी सब्जेक्टिव टाइप जो आप आंसर राइटिंग में, मेंस आंसर राइटिंग में भी लिख पाएं। ठीक है, अब देखिए, जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो है जीएम कॉटन के बारे में। ठीक है, जीएम क्रॉप्स के बारे में या जीएम कॉटन के बारे में। जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, जेनेटिक्स का इस्तेमाल करके हम कोई भी मॉडिफिकेशन किसी भी क्रॉप में लेके आ रहे हैं, तो वो क्या होता है, जीएम क्रॉप। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, जीएम क्रॉप्स के बारे में बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। जीएम कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया, या फिर एचटी मस्टर्ड हो गया, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो किससे रिलेटेड है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एक न्यूज़ आई थी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी ने आस्क्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू इनिशिएट एक्शन टू स्टॉप कल्टीवेशन ऑफ इलीगल हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी ऑफ बीटी कॉटन। देखिए कि जीईएसी ये कमेटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। देखिए नाम से पता चल रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, वो कमेटी जो अप्रेजल देती है किसको, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स को, कि वो आप बनाएं कि नहीं बनाएं।
वरना ऐसे तो आप किसी को भी जेनेटिकली मॉडिफाइड कर सकते हैं, कुछ भी उठाया और मॉडिफाई करना शुरू कर दिया, इंसान के सेल लिए और उसको कॉपी बनाना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हर चीज़ में एक लिमिट होती है, हर चीज़ के एक रूल्स होते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा था कि ये जो ये हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी हो रही है बीटी कॉटन की, उसको स्टॉप कर दिया जाए, उसका बनना कम कर दिया जाए। अब हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी क्या है? हर्बिसाइड मीन्स होता है, हर्बिसाइड मतलब कि हर्ब्स को मारने के लिए दवाइयाँ छिड़की जाती हैं। जैसे कि अब कोई भी खेती कर रहे हैं, किसी की भी कॉटन की खेती कर रहे हैं, तो आसपास आसपास वीड्स उगाती हैं, है ना, हर्ब्स उगाते हैं जो जो अनवांटेड है, जो किसी काम के नहीं है, बट हाँ वो कीड़े लगते हैं उसमें, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उनको मारने के लिए, हर्बिसाइड्स को मारने के लिए आप क्या छिड़कते हैं, वो सॉरी हर्ब्स को मारने के लिए हर्बिसाइड्स आप छिड़कते हैं, स्प्रेस छिड़के जाते हैं। अब उससे क्या होगा कि हर्ब्स तो मरेंगे ही मरेंगे, साइड की जो वीड्स हैं वो तो मरेंगी मरेंगी, बट जो क्रॉप, मेन क्रॉप है, कॉटन क्रॉप है, उसको भी डैमेज पहुंचेगा। ठीक है ना, डैमेज होगा। तो उस डैमेज से बचने के लिए हमने जीएम क्रॉप्स, जीएम कॉटन्स बनाए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन्स बनाए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एच टी बी टी कॉटन। क्या बोलते हैं? एच टी बी टी कॉटन। एच टी का मतलब क्या होता है? हर्बिसाइड टॉलरेंट। टॉलरेंट माने बर्दाश्त करना, हर्बिसाइड को बर्दाश्त करने वाली वैरायटी, हर्बिसाइड को जो बर्दाश्त कर सके, ऐसी वैरायटी बीटी कॉटन की। ठीक है, आप समझ रहे होंगे जितना मैंने अभी समझाया। अब एच टी बी टी कॉटन, थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। करेंटली ओनली जीएम कॉटन परमिटेड टू बी ग्रोन इन इंडिया। देखिए इंडिया में ना अभी क्या चल रहा है, सिर्फ जीएम कॉटन को ही परमिट करा जा रहा है कि आप इसी को मॉडिफाई कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर सकते हैं, ज्यादा चीजों को नहीं। कॉटन को हो गया, ब्रिंजल हो गया, मस्टर्ड हो गया, ज्यादा चीज नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें सिर्फ जो जीन मॉडिफिकेशन, देखिए क्या होता है ना, जेनेटिक मॉडिफिकेशन में जीन को मॉडिफाई करा जाता है। आप पढ़ेंगे जब आप जब जब इंसान के बॉडी में सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं। ठीक है, जो कैरेक्टर्स बताते हैं। तो कौन सी जीन्स है? वैरायटी, देखिए जीएम कॉटन की वैरायटी को परमिट करा है जिसमें कौन सी जीन्स है? क्राई 1AC, क्या नाम है? क्राई 1AC एंड क्राई 2AB जीन, ये जीन के नाम है। देखिए बहुत सारे जीन होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स है, तो बहुत सारे जीन है, उनका नाम दे रखा है ये। जैसे कि क्राई 1AC और क्राई 2AB जीन, जिसको किससे आइसोलेट करा जाता है? ये जीन हमें कहां से मिलते हैं? आइसोलेटेड फ्रॉम अ सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस थोरेंजेनेसिस। ये बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थोरेंजेनेसिस। तभी जो जो शब्द यूज होता है बीटी, वो कहां से आता है? बैसिलस थोरेंजेनेसिस से। एंड कोडिंग फॉर प्रोटीन टॉक्सिक टू बॉलवॉर्म इंसेक्ट पेस्ट। और उसको, जो इसका हमने जीन एक्सट्रैक्ट करा बैसिलस थोरेंजेनेसिस का, उसको हम कहां पर इंड्यूस करेंगे? प्रोटीन्स में इंड्यूस करेंगे, मतलब कि हम क्रॉप में इंड्यूस करेंगे उस जगह पर जहां पर टॉक्सिक टू बॉलवॉर्म इंसेक्ट, जो कैसा है? वो टॉक्सिक है, किसका, किससे टॉक्सिक है? बॉलवॉर्म इंसेक्ट। अब जो इंसेक्ट्स हैं, जो पेस्ट हैं, जो लगते हैं, कीड़े लग जाते हैं, है ना, उन्हीं को तो मारने की बात हो रही है, हर्बिसाइड्स के उन्हीं के ऊपर छिड़कने की बात हो रही है। तो बॉलवॉर्म उनसे सिर्फ मर जाए। ठीक है, एचटीबीटी कॉटन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ अनदर जीन। अब देखिए एचटीबीटी कॉटन में एक स्पेसिफिक जीन और इन्वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं CP4 EPS PS। थोड़ा नाम ऐसी है टेढ़ा, बट आप याद रखिए, देखिए सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से, जीन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कौन सा जीन ऐड होता है इसमें? CP4 EPS PS, जो दूसरे सॉइल बैक्टीरिया से निकाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। क्या बोलते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। वहां से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। ठीक है, वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर प्लांट में इंड्यूस कर लिया, प्लांट का कल्चर करा और वो मॉडिफाई हो गया, उसको प्रोटेक्शन मिल गई आराम से, वो बर्दाश्त कर सकता है हर्बिसाइड्स को। एचटीबीटी कॉटन कैन टॉलरेट ग्लाइफोसेट। देखिए एचटीबीटी कॉटन जो है वो किसको टॉलरेट कर सकता है? ग्लाइफोसेट को। ग्लाइफोसेट क्या है? एक तरीके की हर्बिसाइड की वैरायटी है। तो आप नाम याद रखिएगा, हर्बिसाइड की वैरायटी क्या है? ग्लाइफोसेट। whose action kill only the weed, pin bollworm, not the crop। देखिए अब ये जो है ना, ये किसको मारेंगे? सिर्फ पिन बॉलवॉर्म्स को मारेंगे, जो वीड्स हैं उन्हीं को मारेंगे, क्रॉप को नहीं मारेंगे। तो हो गया ना, अब बर्दाश्त कर लिया, हर्बिसाइड को टॉलरेट कर लिया क्रॉप ने। अब क्रॉप खराब नहीं होगी, क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा होगा, सही रहेगा, बढ़िया रहेगा। इन इंडिया ग्लाइफोसेट इज रजिस्टर्ड फॉर यूज ऑन टी एंड नॉन क्रॉप एरिया। देखिए ग्लाइफोसेट जो है, ठीक है, जो हर्बिसाइड है वो किस पे सिर्फ छिड़क सकते हैं? सिर्फ टी पे या फिर नॉन क्रॉप एरियाज पे, वो वाले क्रॉप्स जो हम रेगुलर बेसिस पे खा नहीं सकते। नॉन क्रॉप एरियाज वही होते हैं जो सब खा नहीं सकते। टी हो गया, हम उसे रोज खाते नहीं है,
समझ रहे हैं आप? खाने का मतलब समझ रहे हैं कि डायरेक्ट आपने एक चम्मच ली और चीनी की चाय की पत्ती खा गए, नहीं ऐसा नहीं होता। तो नॉन क्रॉप्स में वही आता है, जैसे गन्ना हो गया, मस्टर्ड हो गया, बहुत सारी चीजें होगी नॉन क्रॉप एरियाज में, आप उसे छिड़क सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइफोसेट, एक तरीके का हर्बिसाइड है। तो इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए इसके फायदे क्या हैं, बहुत सारे प्रोज हैं, प्रोज माने फायदे। रेजिस्टेंस बाय पेस्ट, जो पिन बॉल वॉर्म है उसको हम बर्दाश्त कर लेंगे, जो क्रॉप है वो खराब नहीं होगा, मर जाएंगे वो। टू इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन, इससे है ना क्या होगा, इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेगी। लेस लेबर इंटेंसिव, देखिए लेबर ज्यादा नहीं लगाई जाएगी, कम लेबर में काम चल जाएगा। और कॉस्ट बेनिफिशियल है, ज्यादा पैसे खर्च करने नहीं पड़ेंगे आपको, मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो ज्यादा पैसे का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इम्प्रूव द यील्ड, इससे क्या होगा ना, जब हम स्प्रे कर देंगे ग्लाइफोसेट को, इससे इंप्रूवमेंट होगी, यील्ड की यील्ड होगी, ज्यादा 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 ग्रोथ होगी। ठीक है। ग्लोबल एक्सेप्टेंस, अब क्या है ना, ग्लोबली से इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जैसे कनाडा एंड यूएसए अलाउड जीएम क्रॉप्स टू बी ग्रोन कमर्शियली इन 1996। देखिए देखिए 1996 में अलाउ कर दिया था जीएम क्रॉप्स को यूएसए में और कनाडा में। ठीक है ना, तो ग्लोबली एक्सेप्टेबल है ये, ऐसा नहीं है कि भाई इलीगल काम है, नहीं। जीएम ऑयल इंपोर्टेड, अब जीएम ऑयल जो है, जो इंडिया में बन रहे हैं, वो हम उन्हें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इंडिया इंपोर्ट्स थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ जीएम एडिबल ऑयल एंड अनदर जीएम फूड आइटम्स एवरी ईयर। ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसके भाई कुछ ना कुछ नुकसान तो होते हैं, देखिए जीएम क्रॉप्स के थोड़े बहुत नुकसान होते हैं, तभी इन पर चर्चा चलती रहती है कि करें नहीं करें। तभी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा कि बंद कर दीजिए इसका मॉडिफिकेशन करना। क्यों? कारण यही है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कंजप्शन के लिए अनसेफ है, आप उसे खा नहीं सकते, थोड़ा पॉइजनस रहता है। ठीक है। पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, जो पेस्टिसाइड्स हम डाल रहे हैं उससे पॉइजनिंग हो जाती है, जैसे कि इन महाराष्ट्र 80 लेबरर्स एंड फार्मर्स डाइड ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ पेस्टिसाइड। जो पेस्टिसाइड छिड़का जा रहा है उसको सूंघने से, डायरेक्ट इनहेल करने से 60 फार्मर्स की डेथ हो गई, लेबरर्स हो गए या फार्मर्स हो गए, उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, तो पॉइजनिंग भी हो जाती है, तो बहुत सारे इसके नुकसान भी हैं। और एक नुकसान और भी है कि वो जेनेटिकली जो मॉडिफाई हम कर रहे हैं ना, कैरेक्टर जो हम बना रहे हैं, वो अपने आप म्यूटेट भी करने लगता है, म्यूटेशन होता रहता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी म्यूटेशन होते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, ऐसे ही प्लांट क्रॉप के अंदर भी आते रहते हैं। तो ऐसा म्यूटेशन आता है उनमें जो सही नहीं है प्लांट वैरायटी के लिए, समझ रहे हैं आप? तो वो भी नुकसानदायक है, तो ये चीज़ है। अब आप जीईएसी के बारे में अगर आप पढ़ते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, वो कमेटी जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग चीज़ों को अप्रेज करती है, अप्रेजल देती है कि हाँ भाई कर सकते हो। ठीक है। जीईएसी स्टेब्लिश अंडर, अब देखिए ये जो जीईएसी है वो किसके अंडर में काम करती है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देख रहे हैं आप, इसमें एनवायरमेंट है, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, तीनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लिए। is the apex body for approval of activities involving large scale use of hazardous microorganism। क्या अप्रूव करता है? वो एक्टिविटीज को जिसमें क्या है, लार्ज स्केल यूज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कर सकते हैं। एंड रिकॉम्बिनेंट इन रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फ्रॉम द एनवायरमेंटल एंगल, एनवायरमेंट को ठीक करने के लिए आप इसको यूज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि बैसिलस थोराजेनेसिस है, एग्रोबैक्टीरियम है, ये बैक्टीरियम का यूज कर सकते हैं आप रिकॉम्बिनेंट करने के लिए, रिकॉम्बिनेशन करने के लिए। रिकॉम्बिनेशन का मतलब यही होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है। अब GEAC is also responsible for approval of proposals related to release of genetically engineering organism। देख रहे हैं आप, वो proposal को अप्रूव करने में काम करती है, जो क्या करता है, रिलीज करता है जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिज्म को, क्या आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो अब इतनी बात याद रखिएगा। थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं हम जीएमओ के बारे में कि होता क्या है जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आर द वन इन विच द जेनेटिक मटेरियल, अब देखिए जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, वायरसेस के केसेस में आरएनए भी होता है, हैज बीन ऑल्टर्ड इन सच अ वे टू अचीव द डिजायर्ड क्वालिटी या फिर ट्रेड। उसको इस तरीके से हम मॉडिफाई करते हैं, उस तरीके से हम ऑल्टर करते हैं, जैसे कपड़ों को ऑल्टर करते हैं अपने स्वाद अनुसार, अपने फिट के अनुसार हम ऑल्टर करते हैं, वैसे ही हम क्रॉप को भी ऑल्टर करते हैं अपने डिजायर क्वालिटी के अनुसार, ठीक है, या फिर डिजायर ट्रेड के अनुसार। दिस टेक्नोलॉजी इज ऑफन रेफर्ड टू एज जीन टेक्नोलॉजी। देखिए 2-3 तरीके के नाम आते हैं, नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अब नाम में कंफ्यूज होगा, पेपर में दूसरा नाम दे दिया, आप वहीं भड़क जाओगे कि यह है क्या ये। ठीक है, तो जीन टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं हम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वर्ड यूज करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करते हैं। ठीक है, एंड द रिजल्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब जो चीज बन के आ रही है, जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, उसे हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप
या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप या फिर ट्रांसजेनिक क्रॉप। अब ये वर्ड याद रखिएगा, ट्रांसजेनिक क्रॉप, ठीक है, कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। तो इतनी बात समझ में आई कि ये मेरा आज का जो लेक्चर था थोड़ा लंबा ही है, बट मैं इतने लंबे लेक्चर नहीं बनाऊंगा, ज़्यादा टॉपिक होंगे और कम टाइम में मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आज जो है ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था मेरा, जैसे कि मैं आपको चीज़ें समझा पाऊँ, एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा बता पाऊँ कि हमारे लिए हमारी यूपीएससी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है, यूपीएससी क्वालिफाई करना है। यूपीएससी हो गया, चाहे स्टेट पीसीएस हो गया, आप कैसे भी तरीके से ले सकते हैं। वन लाइनर्स भी आप इसमें से निकाल सकते हैं जो छोटे, और जैसे बैंकिंग लेवल पर साइंस आती है या बाकी रेलवे लेवल पर साइंस आती है, वहाँ पर भी काम आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बस पढ़ने वाली बात है, वो तो डिपेंड करता है स्टूडेंट पर कि वो कितना नॉलेज को निकाल सकता है एक वीडियो में से। बाकी जो वीडियोस बनेंगे उसमें 4 से 5 टॉपिक रहेंगे आपके। बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम लगे, डाउट लगे, वो आप मुझे मैसेज करिएगा। थैंक यू सो मच।